हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम देखेंगे वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ। तो पहले बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ, जो पिछला वीडियो तो अच्छे तरीके से देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ क्या है। तो जैसे हमने बीम स्ट्रेंथ समझा था, उसी तरीके से वियर स्ट्रेंथ है। अब वियर स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। अब मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड द गियर टूथ कैन टेक विदाउट पिटिंग फेलियर, यानी इसके ऊपर इतना आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर सकते, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक आप अप्लाई करो कि तब तक उसमें फेटिंग फेलियर ना आए तब तक। यानी आपको पिटिंग फेलियर पहले क्या है वो समझाता हूं। पिटिंग फेलियर क्या होता है कि जब ये आप गियर में, जब गियर और पिनियन ये दोनों का जब एंगेजमेंट होता है, तो ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम गियर से, मान लो कि हम गियर ड्राइवर है, पिनियन ड्रिवन है, तो गियर की मदद से हम पिनियन को चला रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगेज कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो गियर और पिनियन है, उन दोनों के बीच में जब एंगेजमेंट होता है, तो क्या होता है, उसके जो मटेरियल्स होते हैं, टूथ के ऊपर जो मटेरियल्स होगा, उसमें क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे, यानी वो उससे मटेरियल निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं वियर, गड्ढे पड़ जाना, यानी वहां से उसको मटेरियल निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिटिंग। अब उससे क्या होगा कि जैसे ही वो टूथ के ऊपर से मटेरियल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो टूथ वीकर हो जाएगा, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो पिटिंग का मतलब क्या हुआ कि गियर और पिनियन कंटिन्यूस एक दूसरे के एंगेजमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से उसके टूथ के ऊपर का जो मटेरियल होता है, वहां पे गड्ढे पड़ जाते हैं, वहां से मटेरियल निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिटिंग। तो यहां पे क्या बोल रहा है, वियर स्ट्रेंथ, यानी आप मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि आप मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड 50 न्यूटन दोगे, तब तक कोई भी पिटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर जैसे ही आप 50 न्यूटन से ज्यादा करोगे तो पिटिंग देखने को मिल जाएगा। तो यानी कहां तक देखने को नहीं मिल रहा है मैक्सिमम लिमिट, जो मैंने बोला 50 न्यूटन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो 50 न्यूटन होगा वो आपका वियर स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्लियर? तो वियर स्ट्रेंथ यानी वो स्ट्रेंथ, यानी इस तरीके से माना जाएगा कि मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड, वियर स्ट्रेंथ मींस मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड द गियर टूथ कैन टेक विदाउट पिटिंग फेलियर। क्लियर? तो बीम स्ट्रेंथ समझा, उसी तरीके से वहां पे बेंडिंग फेलियर था, यहां पे पिटिंग फेलियर है। क्लियर? ओके, तो वियर strength of spur gear is given by these equations. You can see that I have written vier strength is equal to Fw is equal to dp into b into q into k। अब सोचो कि सर ये इक्वेशन कहां से आया, तो देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है उस पे हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना है, ना कोई बुक में भी हमें डेरिवेशन दे के रखा है, इसको हमने एज इट इज लेना है। ठीक है, इसको आपको मगअप करना पड़ेगा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशंस। अब ये जो इक्वेशन है उसको हर एक टर्म को समझते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा हुआ है वियर स्ट्रेंथ इक्वल टू डीपी, डीपी यानी डायमीटर ऑफ पिनियन, तो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, सो डीपी होगा डायमीटर ऑफ पिनियन। बी आपको पता है, बी क्या होता है, फेस विड्थ, ये आपको पता है। अब यहां पे दो चीज आपके लिए नहीं है, क्यू और के, ये दो चीज आपके लिए नहीं है। तो क्यू को क्या बोलते हैं, रेशियो फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलेंगे रेशियो फैक्टर। तो क्यू आपका है रेशियो फैक्टर। अब गियर और पिनियन, इन दोनों के बीच में अगर एक्सटर्नल मैसिंग हो रहा है, तो एक्सटर्नल मैसिंग के लिए रेशियो फैक्टर का इक्वेशन होता है 2 इंटू डीजी अपॉन डीपी प्लस डीजी, यानी 2 इंटू डायमीटर ऑफ गियर अपॉन डायमीटर ऑफ पिनियन प्लस डायमीटर ऑफ गियर। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख सकते हो, देखो तो ये हमारा मेन इक्वेशन क्या था 2 डीजी अपॉन डीपी प्लस डीजी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ईच टर्म को, ऊपर और नीचे टर्म को डिवाइड करेंगे डीपी से, तो 2 डीजी अपॉन डीपी अपॉन डीपी अपॉन डीपी प्लस डीजी अपॉन डीपी। तो ये क्या हो जाएगा, डीजी अपॉन डीपी, यानी वो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का इक्वेशन है, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में वो पढ़ाया था। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डीजी अपॉन डीपी। सो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो, और ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो प्लस 1। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, रेशियो फैक्टर अगर एक्सटर्नल मैसिंग होती होगी दोनों गियर और पिनियन के बीच में, तो वो हो जाएगा 2 डीजी अपॉन डीपी प्लस डीजी, या फिर लिख सकते हो 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 इंटू जेड यानी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, ZG यानी नंबर ऑफ टीथ, 2ZG अपॉन ZG प्लस ZP। तो या DG के फॉर्म में, या ZG के फॉर्म में, या फिर वेलोसिटी रेशियो के फॉर्म में, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको ये अगर जिस तरीके से डेटा दिया है उस हिसाब से आप क्या फाइंड करवाओगे, Q। मान लो कि B आपको दिया होगा, DP आपको दिया होगा, Q आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब हमको क्या ढूंढना है, K। तो अब K क्या है, तो K को बोलते हैं हम लोड स्ट्रेस फैक्टर। क्या बोलते हैं, लोड स्ट्रेस फैक्टर। लेकिन उससे पहले अब आप बोलोगे कि सर आपने रेशियो फैक्टर एक्सटर्नल का तो बताया, तो इंटरनल का क्या होता है, तो देखो
इंटरनल मैसिंग हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो -1, सेम ही होगा लेकिन नीचे माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से 2dg अपॉन dg माइनस dp और इसी तरीके से 2zg अपॉन zg माइनस zp। चलो अब k क्या है, तो यहां पे हमारा क्या क्या क्लियर हो गया, dp यानी डायमीटर ऑफ पिनियन, b यानी फेस विड्थ, q यानी रेशियो फैक्टर और अब हम आए k के ऊपर। तो k को बोला जाता है लोड स्ट्रेस फैक्टर। क्या बोला जाता है, लोड स्ट्रेस फैक्टर। तो देखो इसका इस तरीके से इक्वेशन, एक तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो k इक्वल टू सिग्मा सी का स्क्वायर, सिग्मा सी क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस, अपॉन 1.4 sin फाई कोस फाई, अब फाई क्या है प्रेशर एंगल, इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन ईपी प्लस 1 अपॉन एपी। वो आपको इस तरीके से देखो डेटा आपको देके रखा होगा डिजाइन डेटा बुक के अंदर कि यंग मॉड्यूल यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है। सो आप इस तरीके से ईपी यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पिनियन एंड ईजी यानी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गियर। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप मटेरियल के हिसाब से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो डेटा बुक देके रखा हुआ है उसके अंदर आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देके रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें डिजाइन डेटा बुक में हमें मटेरियल के हिसाब से, अगर गियर मान लो कि स्टील का बना हुआ है तो उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस तरीके से 206,000 हो जाएगा। उसी तरह मान लो कि पिनियन बना हुआ है कास्ट स्टील का तो उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा 202,000 और ये हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस देके रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम K फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें K मिल जाए तो हमें क्या करना है, इन चारों चीजों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें अपना वियर स्ट्रेंथ मिल जाएगा। अब दूसरा एक चीज, अब K लोड स्ट्रेस फैक्टर हम दूसरे तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा K का इक्वेशन है लोड स्ट्रेस फैक्टर का, होता है BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.16। अब बोलोगे सर BHN क्या है, उसको बोलते हैं बिनेल हार्डनेस नंबर। तो कभी कभी क्या होता है आपको न्यूमेरिकल के अंदर बिनेल हार्डनेस नंबर देके रखा होता है। मान लो कि आपको देके रखा है 332 तो आपको सिर्फ यहां पे बिनेल हार्डनेस नंबर यानी 332 अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.16 करोगे तो आपको डायरेक्ट लोड स्ट्रेस फैक्टर मिल जाएगा। तो अगर BHN देके रखा है तो आपके इस तरीके से ढूंढना है, या फिर अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस देके रखा है तो आपको इस तरीके से K ढूंढना है। तो जिस हिसाब से हमें न्यूमेरिकल में देगा उस हिसाब से हम K ढूंढेंगे और इन चारों चीजों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो dp into b into q into k, where k is load stress factor, q is ratio factor, b is face width and dp is diameter of pinion। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी। अब जी मिलते हैं, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसको डोनेट करो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो रहा है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।